नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मौर्योत्तर काल ये हमारा ब्राह्मण काल है, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य में था, कोई बौद्ध को मानता था, कोई जैन को मानता था और कोई आजीवा को मानता था। तो इन सबसे हट के जो मौर्योत्तर काल है वो हमारा ब्राह्मण समाज की स्थापना उसने की है। मतलब मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके उसके सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, जो ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इससे आगे है शुंग वंश का शासनकाल कब से है? 184 बीसी ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है शुंग वंश का। और इसकी राजधानी क्या है? क्या थी? उज्जैनी विदिशा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, इसने ही बृहदत्त, ये जो बृहदत्त है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। इसकी हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने शुंग वंश की स्थापना की। आगे है इसके शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ था और पुरोहित कौन था? पतंजलि, जो योग दर्शन का प्रवर्तक है। मतलब क्वेश्चन आता है योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन की रचना किसने की है? तो पतंजलि ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे है इसने 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। पहला है सांची महास्तूप, जो अशोक के शासनकाल में ये लकड़ी का बना था। मतलब अशोक के शासनकाल में जो सांची का महास्तूप है ये लकड़ी का बना था, लेकिन इसने इसको पाषाण वेदिका में कन्वर्ट किया। मतलब पाषाण मतलब होता है पत्थर का बना दिया, मतलब लकड़ी से हटवाकर इसको पत्थर में बदल दिया इस वेदिका को। आगे है दूसरा है भरहुत स्तूप, जो हमारा सतना, ये दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। आगे है जो भरहुत स्तूप है, इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1873 में इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी भरहुत स्तूप की। आगे है दूसरा शासक जो था इसका शुंग वंश का, वो था मालविका अग्निमित्रम। मतलब दूसरा शासक था जो अग्निमित्र था। इसके शासनकाल में कालिदास ने एक नाटक की रचना की है। बहुत बार क्वेश्चन आता है मालविका अग्निमित्रम, ये किसकी है? कालिदास की। तो कालिदास ने इसी के शासनकाल में मालविका अग्निमित्रम की रचना की है। जो अग्निमित्र था शुंग वंश का दूसरा शासक था। और जो इस नाटक में मालविका और अग्निमित्रम के बारे के प्रेम का वर्णन किया गया है इस नाटक में। आगे है जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था, जिसकी हत्या करके वसुदेव, जो इसका मंत्री था, उसने कर्ण वंश की स्थापना की। मतलब अंतिम शासक कौन था? देवभूति। उसकी हत्या करके वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। हमारा कर्ण वंश, इसकी स्थापना हुई थी 75 बीसी से 30 बीसी। मतलब इसका शासनकाल जो है 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। और इसका संस्थापक कौन था? वसुदेव था इसका संस्थापक। और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन इसका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके सुमुख ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की, जो एक ब्राह्मण वंश था। मतलब आंध्र सातवाहन वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। और जो इसका अभिलेखों में नाम मिलता है सातवाहन वंश मिलता है, और जो पुराणों में मिलता है वो आंध्र वंश मिलता है। मतलब इसका जो अभिलेखों में नाम मिलता है सातवाहन वंश मिलता है और पुराणों में आंध्र वंश मिलता है, इसलिए इसका नाम आंध्र सातवाहन वंश रखा गया। आगे है हमारा आंध्र सातवाहन वंश, जिसका शासन है समय है 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक। और इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, जो हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रतिष्ठान। और संस्थापक कौन है? जो मैंने बताया अभी आपको, सिमुक इसका संस्थापक है। और इसका क्षेत्र क्या है? मतलब एरिया कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र। मतलब जो कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र है ये हमारा चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए हम लोग अगर चावल का कटोरा पूछा जाए क्वेश्चन में आता है तो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
तो कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है वो हमारा पड़ता है इसमें आंध्र सातवाहन वंश में, और ये है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, ये क्षेत्र जो कृष्णा गोदावरी का। आगे है इसका दूसरा शासक जो है वो है सतकर्णी प्रथम, जो है प्रथम योग्य शासक। प्रथम योग्य शासक की बात करें तो सतकर्णी प्रथम है, और दूसरा शासक सतकर्णी प्रथम, और योग की बात करें तो ये सतकर्णी प्रथम। आगे है इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक राजसूय यज्ञ करवाया था, मतलब 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ। आगे है इसी के शासनकाल में ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा का प्रचलन हुआ, मतलब इसके शासनकाल में सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा का प्रचलन हुआ, और ये अभिलेखों में लिखा है, मतलब अभिलेखों से पता चलता है। मतलब पूछा जाए सर्वप्रथम किसके शासनकाल में भूमि दान की प्रथा का प्रचलन हुआ, तो हमारा हो जाएगा सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश के लोगों ने सर्वप्रथम ब्राह्मण को भूमि दान दिया था। आगे है ये साक्ष्य हमारा अभिलेखी साक्ष्य है, और कौन सा अभिलेख में मिलता है तो नानाघाट अभिलेख, जो किसका है, जो हमारे सतकर्णी प्रथम है, इनकी पत्नी थी, रानी थी जो नागानिका, इनके अभिलेख में नानाघाट, इन्होंने इस अभिलेख की रचना मतलब बनवाया था नानाघाट अभिलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि ब्राह्मण को भूमि दान दिया जाता था। आगे है इनके शासनकाल में 2 इन्होंने विद्वानों को अपने शासनकाल में रखा था, एक हमारे गुणाद्य और दूसरे से सर्ववर्मन। जो गुणाद्य हैं इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है बृहत कथा। बृहत कथा किसने लिखी है? गुणाद्य, जो उनके शासनकाल में एक विद्वान थे। और दूसरा कौन था? सर्ववर्मन, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? कातांत, जो संस्कृत भाषा में। और जो इन्होंने पुस्तक लिखी है सतकर्णी प्रथम ने, ये भी एक मतलब विद्वान थे, कवि थे, तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है गाथा सप्तशती, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। आगे है इसका शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो इस वंश का महान शासक था। आगे है शक शासक नाहयान को हराकर मार डाला, मतलब इस जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इसने शक शासक नाहयान को हराकर मार डाला था। जो इसके आगे है, जो इसके नासिक अभिलेख में इसका साक्ष्य मिलता है। जो नासिक अभिलेख है इसमें इसके नाहयान को हराकर मार डाला था, इसका साक्ष्य मिलता है। और जो इसका सैनिक विद्रोह हुआ था, इसने सैनिक विद्रोह किया था, उसकी जानकारी भी हमारे नासिक अभिलेख से मिलती है। जो इसकी माता वलश्री द्वारा बनवाया गया था, मतलब वलश्री जो इसकी माता थी, उसने ये नासिक अभिलेख बनवाया था, जिसमें इसके सैनिक विद्रोह की जानकारी मिलती है। आगे है इसने एक शहर की, एक नगर की भी स्थापना की थी, जो है वेड़कटक। वेड़कटक नगर की स्थापना किसने की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। आगे है यज्ञ श्री सतकर्णी, जो इसका एक अंतिम शासक, महत्वपूर्ण अंतिम शासक था। आगे है इसने व्यापार एवं जल यात्रा का, मतलब इसके शासनकाल में व्यापार और जल यात्रा ज्यादा ये करता था, इसलिए इसको व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी कहा गया है। आगे है इसके सिक्कों पर जलयान का चित्रण मिलता है, मतलब इसके सिक्कों पर जो है जलयान का चित्रण मिलता है, इसलिए हमें पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जलयान का प्रेमी था, मतलब जल यात्रा करने का शौकीन रखता था, यज्ञश्री सतकर्णी। आगे है जो कलिंग का चेदी वंश, अगला शासन। आगे है जो अशोक था मौर्य साम्राज्य का, उसकी मृत्यु के पश्चात इस चेदी वंश का उदय हुआ। और ये अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। आगे है इस चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो हमारा खालवेल इसका प्रतापी शासक था। जो इसका हाथी कुंभा अभिलेख है, इससे जानकारी मिलती है। और एक और जानकारी मिलती है इसके हाथी कुंभा अभिलेख से, क्या इसने मगध पर आक्रमण किया था। और जो महापद्म नंद जैन मूर्ति उठा ले गया था कलिंग से महापद्म नंद, ये नंद वंश का शासक था महापद्म नंद, ये कलिंग से जैन मूर्ति को उठा ले गया था। तो इसने वो मूर्ति वापस लाए, जैन मूर्ति वापस लाए। जो इसके अभिलेख में, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें इसका साक्ष्य
मिलता है। ये कलिंग से उठा ले गया था महापद्मनंद जैन मूर्ति, तो ये खारवेल इस मूर्ति को वापस लाया। और जो हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर, जो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक